हेलो डियर फ्रेंड्स। आज की इस क्लास में हम एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ेंगे, एटमॉस्फेयर कंपोजिशन एंड इट्स स्ट्रक्चर। एटमॉस्फेयर की अगर हम बात करें तो एटमॉस्फेयर जो है एक, आप ये समझे कि इट इज़ लाइक अ ब्लैंकेट जो आपके अर्थ के सराउंडिंग है। इट इज़ अ गैसियस इनवल्व्स दैट सराउंड्स द अर्थ, हेल्ड in place by gravity. It is essential for life as it, right? So अगर हम एटमॉस्फेयर की बात करें तो एटमॉस्फेयर जो है आपका एक ब्लैंकेट की तरह काम करता है अर्थ के ऊपर। और ये जो ब्लैंकेट जो है ये किस पे टिका हुआ है, पकड़ा हुआ है, ये इसको किसने पकड़ा हुआ है कि ये जो है जकड़ा हुआ है ड्यू टू द ग्रेविटी, राइट? अब इसकी कुछ इंपॉर्टेंस है लाइफ के लिए, हमारी लाइफ के लिए। वाई इट इज इंपॉर्टेंट? बिकॉज इट प्रोवाइड्स ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन एंड CO2 फॉर फोटोसिंथेसिस। अब हम अगर इंसानों की बात करें तो इंसान जो है, ह्यूमन बीइंग जो है, वो ऑक्सीजन लेते हैं। वेयर ऑक्सीजन इज लोकेटेड, इट इज देयर इन द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर से जो है ये ह्यूमन बींग्स ऑक्सीजन लेते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड का यूज जो है, कार्बन डाइऑक्साइड का जो यूज है, इट इज यूज्ड बाय द प्लांट्स इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से जो है प्लांट जो है अपनी खुराक तैयार करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। इट इज गेटिंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, और सनलाइट से जो है ये सन से जो है ये सनलाइट लेते हैं, और बाकी जो मटेरियल मिनरल्स वगैरह हैं फ्रॉम द अर्थ इटसेल्फ, राइट? तो इन शॉर्ट अगर हम देखें तो ये जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वाई? बिकॉज इट इज प्रोवाइडिंग ऑक्सीजन, राइट, कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंस इसकी ये है कि इट शील्ड्स द अर्थ फ्रॉम द हार्मफुल सोलर रेडिएशन। जो आपकी सोलर रेडिएशंस आती है सन से, जो हार्मफुल नुकसानदेह रेडिएशंस आती है, किरणें आती हैं जो ज़मीन की तरह आती हैं, तो ये उनके बीच जो है एक बैरियर का काम करता है, राइट? इट प्रोटेक्ट दीज हार्मफुल सोलर रेडिएशन विच इज कमिंग फ्रॉम द सन इटसेल्फ, राइट? उसके बाद तीसरी इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि इट मेंटेन्स टेम्परेचर थ्रू द ग्रीन हाउस इफेक्ट्स। एटमॉस्फेयर जो है, अब एटमॉस्फेयर में जो है बहुत किस्म की चीज़ें हैं, गैसेस है, डस्ट पार्टिकल्स है, वाटर वेपर्स हैं, ये सब चीज़ें जो आपके एटमॉस्फेयर में कंसनट्रेटेड हैं। अब ये चीज़ें जब यहाँ पे कंसनट्रेटेड है, ये आपका क्या बनाता है? ग्रीन हाउस गैस, ग्रीन हाउस इफेक्ट बनाता है। यहाँ पे क्या होता है कि जो आपकी इनकमिंग रेज होती हैं आफ्टर रिफ्लेक्टिंग ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, ये जो है आपकी एटमॉस्फेयर में जाती हैं, और वो जो लॉन्ग वेव जो है वो वहाँ पे जो है इनको, वो वहाँ पे ट्रैप होने के बाद वो फिर आपके जो है अर्थ की तरह आती हैं। इससे जो है आपका जो अर्थ का टेम्परेचर है, जिसे हम ऑन एन एवरेज, अगर हम एवरेज टेम्परेचर अर्थ देखें, वो जो है 16 to 17 डिग्री कहीं ना कहीं रहता है। अगर ये चीज़, अगर आपका एटमॉस्फेयर नहीं होता तो उसकी वजह से आपके दिन में जो है बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती, और रात को जो है बहुत ही ज़्यादा क्या होती? सर्दी होती, जिससे जो आपका जो एवरेज टेम्परेचर है वो मेंटेन नहीं रहता। तो एटमॉस्फेयर का तीसरा काम क्या है? फर्स्ट तो ये आपका ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है लिविंग बींग्स, प्लांट्स के लिए कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद हार्मफुल रेडिएशन से हमें बचाता है। उसके बाद ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है उसको क्या रखता है? मेंटेन रखता है। चौथा जो है, ये वेदर और क्लाइमेट के रिगार्डिंग जो है एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, राइट? आपकी बारिश होती है ड्यू टू द एटमॉस्फेयर में आपके वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल्स वगैरह होता है, तो उसकी वजह से आपका जो है कंडेंसेशन होता है, आफ्टर दैट रेनफॉल हैपन्स, राइट? तो ये एटमॉस्फेयर जो है आपका एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वेदर और क्लाइमेट के रिगार्डिंग। सो इट वाज रिगार्डिंग द एटमॉस्फेयर। अब हम थोड़ा देखते हैं कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर जो है, इसको हम दो पार्ट्स में देखेंगे कि वो गैसेस विच आर परमानेंट द अर्थ, राइट, और वो गैसेस विच आर वेरिएबल्स, ठीक? परमानेंट गैसेस की अगर हम बात करें, जो आपका नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, दीज ये जो है आपकी कहीं ना कहीं क्या कहलाई जाती है? परमानेंट गैसेस कहलाई जाती हैं। लेकिन वेरिएबल गैसेस कौन सी होती हैं? जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, आपका मीथेन है। अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है कोल को कंज्यूम करेंगे, कोल को जलाएंगे, तो उससे जो है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह जो है ज़्यादा कंसनट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल इंक्रीज इन द एटमॉस्फेयर। तो इन चीज़ों में जो है क्या होता है? वेरिएबिलिटी आती है। लेकिन परमानेंट में जो फिक्स कहीं ना कहीं जो है स्टेबल गैसेस मानी जाती है। अब गैसेस की बात करते हैं। देखो, एटमॉस्फेयर में जो है
बहुत किस्म की चीज़ें होती है कंपोजिशन की। अगर हम बात करें, यहाँ पे गैसेस होती हैं, यहाँ पे आपके डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, यहाँ पे आपके वाटर वेपर्स होते हैं, ये सब चीज़ें जो है एटमॉस्फेयर में पाई जाती हैं। अब हम गैसेस की बात करें बाई वॉल्यूम परसेंटेज क्या रहता है, तो सबसे ज़्यादा हमारी गैस जो है, सबसे बड़ी मिकदार में जो है परसेंटेज इसका सबसे ज़्यादा है, दैट इज योर नाइट्रोजन N2। ये कहीं ना कहीं 78.08% जो है आपके एटमॉस्फेयर में पाई जाती है। रूल क्या है इसका? इसका रूल क्या रहता है कि ये जो है ऑक्सीजन को कहीं ना कहीं डाइल्यूट करती है। फॉर एग्जाम्पल अगर देखो, अगर आपकी नाइट्रोजन ना हो, अगर आपकी नाइट्रोजन ना होती, अब फॉर एग्जाम्पल हम आग जलाते हैं, तो आग जलाने में जो है हमें सबसे ज़्यादा किसकी हेल्प होती है? आपकी ऑक्सीजन की ही होती है। लेकिन इसको जो है कहीं ना कहीं जो है कंपनसेट करता है कौन सा? नाइट्रोजन। तो इसलिए जो है ये ऑक्सीजन को क्या करता है? डाइल्यूट करता है, सपोर्ट करता है प्लांट्स ग्रोथ वाया नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो प्लांट्स रिक्वायर जो है, प्लांट्स को किसकी जरूरत होती है? नाइट्रोजन की जरूरत होती है। तो ये जो है कहीं ना कहीं इसकी नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है प्लांट्स के जरिए, तो फिर जो है प्लांट्स को लेते हैं। उसके बाद हमारे पास दूसरी गैस, इंपॉर्टेंट गैस आती है, दैट इज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है बहुत ही ज़्यादा क्या है? एसेंशियल है हमारे लिए। तीसरा जो है आपका क्या आता है? एर्गॉन आता है, राइट। ये जो है इसकी कहीं ना कहीं प्रोपोर्शन अगर देखें, परसेंटेज देखें, दैट इज 0.93%। ये जो है इनर्ट गैस, नो रूल इन क्लाइमेट, इसका जो है क्लाइमेट में कोई रूल वगैरह नहीं रहता है। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो ये हमने ऊपर देखा कि ग्रीन हाउस गैस ट्रैप करती है हीट को, और उसके बाद जो है फोटोसिंथेसिस में भी इसका बहुत ज़्यादा काम रहता है। उसके बाद नियॉन है, हीलियम है, क्रिप्टॉन है, हाइड्रोजन है, ये भी जो है इसकी थोड़ी बहुत ट्रेसेस हमें देखने को मिलती है, और उतना ज़्यादा इसका सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट नहीं रहता है एटमॉस्फेयर के अंदर। तो पहले ही मैंने आपको बोला परमानेंट गैसेस की अगर हम बात करें तो ये कहीं नहीं कॉन्स्टेंट रहते हैं प्रोपोर्शन में, और वेरिएबल गैसेस जो है इनकी कंसंट्रेशन में क्या रहता है? ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये जो है चेंज होती रहती हैं, राइट। थोड़ा हम वेरिएबल कंपोनेंट्स के बारे में भी पढ़ते हैं। तो ऊपर हमने देखा कि दीज आर समहाउ रिलेटेड टू द परमानेंट गैसेस। अब हम थोड़ा वेरिएबल कंपोनेंट्स की बात करें, जिसमें आपका वाटर वेपर्स आता है। जैसे वाटर वेपर जो है ये आपका जो है इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रेसिपिटेशन क्लाउड्स, रेगुलेट टेम्परेचर, लेटेंट हीट वगैरह इसके रिगार्डिंग। डस्ट पार्टिकल की बात करते हैं तो ये न्यूक्लियस का काम करता है। फॉर एग्जांपल कि हमारे एटमॉस्फेयर में डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, विच आर देयर इन द एटमॉस्फेयर, और जब आपके जो वाटर वेपर्स उनके साथ मिलते हैं, when they collide to each other, coincide to each other, तो वो आपका जो है बहुत बड़ा ड्रॉप बनता है, और जब वो बड़ा ड्रॉप बनता है इट गोज बियॉन्ड द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द एटमॉस्फेयर, तो उसके बाद जो है ये नीचे गिरते हैं, और जिसकी वजह से आपकी बारिश वगैरह होती है। इट इज ऑल टुगेदर डिफरेंट प्रोसेस, इसको हम इन डिटेल आगे आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे, राइट। ओजोन की बात करें O3, तो ये आपके स्ट्रेटोस्फीयर में होती है, जो आपके हार्मफुल अल्ट्रावायलेट्स को क्या करती है? पकड़ती है, वहां पे जो है ऑब्जर्व करती है, राइट। पोल्यूटेंट्स की बात करें जैसे CO2 है, SO2 है, NOx है, ये जो है बहुत ही ज़्यादा क्या रहते हैं? हार्मफुल रहते हैं हेल्थ और एनवायरनमेंट के लिए। अगर इनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो डेफिनेटली इसका इम्पैक्ट जो है आपके एनवायरनमेंट में और हमारी सेहत पे भी पड़ सकता है। तो इट वाज रिगार्डिंग द कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। अब हम थोड़ा स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर की बात करते हैं। अब एटमॉस्फेयर को जो है डिवाइड किया गया है डिफरेंट लेयर्स के अंदर, राइट, ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर वेरिएशन की। एक लेयर में जो है आपका टेम्परेचर डिफरेंट होगा, दूसरे लेयर में आपका टेम्परेचर डिफरेंट होगा, तीसरे लेयर में आपका डिफरेंट होगा। इसको हम देखते हैं कि कैसे जो है एटमॉस्फेयर को हमने डिवाइड किया हुआ है, ठीक है, ऐसे में। तो इन लेयर्स की हम बात करें तो सबसे पहली जो है लेयर जो है हमारे पास ट्रोपोस्फेयर आता है। अब ट्रोपोस्फेयर जो है फॉर एग्जांपल इसको हम थोड़ा डायग्राम से देखते हैं। OX एक्सिस जो है हम टेम्परेचर लेते हैं, और OY एक्सिस जो है हम एल्टीट्यूड लेते हैं, राइट, या किलोमीटर से किलोमीटर में लेते हैं, राइट। फॉर एग्जांपल ये आपका जो है क्या है? अगर हम इस पॉइंट को हम इक्वेटर मानेंगे तो इस पॉइंट को हम क्या मानेंगे? पोल मानेंगे, फॉर एग्जांपल। अब जब ट्रोपोस्फीयर जो है हमारा कहीं ना कहीं एक्सटेंशन की हम बात करें तो ये जो है 8 किलोमीटर से लेके 18 किलोमीटर तक। 18 किलोमीटर आपका पोल पे होगा, और 8 किलोमीटर आपका कहाँ पे होगा? सॉरी, 18 किलोमीटर आपका इक्वेटर पे होगा, और 8 किलोमीटर जो है आपका कहाँ पे होगा? पोल पे होगा। इस किस्म का जो है इसका एक्सटेंशन है। अब
एटमॉस्फेयर को अगर हम डिवाइड करें तो ये जो है आपका ट्रोपोस्फियर, राइट, इसके बाद स्ट्राटोस्फियर, मेसोस्फियर, फॉर एग्जांपल थर्मोस्फियर एंड एक्सोस्फियर, राइट। अब हम टेम्परेचर की बात करें या एल्टीट्यूड की बात करें तो यहां पे हम जो है 0 लेते हैं, यहाँ -1 या -2 या -3 यहाँ की तरह। ये जब हम ट्रोपोस्फियर की बात करते हैं तो ट्रोपोस्फियर में जब जो ही हम जमीन से ऊपर की तरह एटमॉस्फेयर की तरह जाते हैं तो टेम्परेचर जो है आपका क्या होता है, डिक्रीज होता है, राइट। टेम्परेचर स्टार्ट्स डिक्रीजिंग विद द हाइट। कितना होता है, 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर जो है आपका ये डिक्रीज होता है। इसे हम नॉर्मल लैप्स रेट भी बोलते हैं, राइट। इन्वायरमेंटल लैप्स रेट भी बोलते हैं, सेचुरेटेड लैप्स रेट भी बोलते हैं। डिफरेंट किस्म के नाम है कि वेन एवर वी स्टार्ट्स गोइंग अपवर्ड फ्रॉम द अर्थ द टेम्परेचर स्टार्ट्स डिक्रीजिंग। कितना, 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर, राइट। सो इट वाज रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर। उसके बाद हमने देखा कि ट्रोपोस्फियर जो है ये फर्स्ट लेयर है एटमॉस्फेयर की, इस जो है 8 किलोमीटर जो है इसका एक्सटेंशन 8 किलोमीटर पोल पे है और 18 किलोमीटर कहीं ना कहीं कहाँ पे है, इक्वेटर पे है। टेम्परेचर जो है डिक्रीज होता है विद द हाइट। व्हेन वी गो अप इनटू द एटमॉस्फेयर तो टेम्परेचर इसका क्या होता है, डिक्रीज होता है। अब इसके कुछ फीचर्स हैं। यहाँ पे जो है 75% ऑफ टोटल एटमॉस्फेरिक मास जो है वाटर के रिगार्डिंग, ज्यादातर वाटर वेपर जो है यहीं पे आपको देखने को मिलते हैं, राइट। जितना भी वेदर फिनोमिना होता है जैसे क्लाउड्स है, रेनफॉल है, स्टॉर्म वगैरह, और इसी लेयर में होता है, राइट। अब इसकी जो अपर पार्ट ऑफ द ट्रोपोस्फियर दैट इज नोन एज द ट्रोपोपास। इट इज अ ट्रांजेक्शन बेल्ट आई कैन से बिटवीन द स्ट्राटोस्फियर एंड ट्रोपोस्फियर, राइट। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो है आपका टेम्परेचर जो है मोर और लेस कांस्टेंट रहता है, और यहीं जो ही ये पॉइंट क्रॉस होने के बाद जो है टेम्परेचर स्टार्ट्स इंक्रीजिंग, राइट। उसके बाद ट्रोपोस्फियर के बाद जो है आपका स्ट्राटोस्फियर आता है, और इसका एक्सटेंशन जो है 18 किलोमीटर टू 15 किलोमीटर है कहीं ना कहीं, राइट। 18 किलोमीटर आप पोल रह सकते हैं, 15 किलोमीटर आप इक्वेटर रह सकते हैं, राइट। टेम्परेचर की बात करें तो यहां पे टेम्परेचर जो है इंक्रीज होता है। वाई टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग हियर, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ओजोन, ठीक है। ओजोन गैस जो है यहाँ पे प्रेजेंट है, इसलिए इसे हम ओजोन लेयर भी बोलते हैं, जो आपकी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को क्या करती है, ऑब्जर्व करती है। और दूसरी इस फीचर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपके जो जेट प्लेन्स हैं वो यहीं से आपके गुजरते हैं। वाई, बिकॉज दिस पोर्शन इज कॉम एंड सुटेबल, वी फाइंड कॉम एंड सुटेबल हियर इन दिस लेयर। उसके बाद ओजोन लेयर की अगर हम बात करें, ये 20 से 30 किलोमीटर तक हो सकती है। इट प्रोटेक्ट अर्थ फ्रॉम द अल्ट्रावायलेट रेज, राइट। उसके बाद मेसोस्फीयर की बात करते हैं तो मेसोस्फीयर आपका एक्सटेंशन जो है 15 टू 80 किलोमीटर है। यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो आपका फिर डिक्रीज होता है विद इंक्रीजिंग हाइट। ये जो है कोल्डेस्ट लेयर आपका माना जाता है। यहाँ पे मोर लेस -90 डिग्री सेल्सियस जो है यहाँ पे कहीं ना कहीं टेम्परेचर देखने को मिलता है, राइट। उसके बाद ये जो है इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि ये जो है मीटियोर्स, जो आपके मीटियोर्स कमिंग फ्रॉम द सरफेस स्पेस, तो वहाँ से जब नीचे की तरह आते हैं तो जो ही यहाँ पे जो है यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे फ्रिक्शन की वजह से जो है ये जल जाते हैं एटमॉस्फेरिक फ्रिक्शन की वजह से, राइट। तो इसके ऊपर जो दूसरा वहाँ पे देखो स्ट्राटोस्फीयर पे जो है, स्ट्राटोस्फीयर का ऊपर वाला पार्ट जो है स्ट्राटोपास बोला जाता है इसको। वहाँ पे भी जो है कांस्टेंट जो है एक कांस्टेंट एक बेल्ट रहती है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। उसके बाद जो है फिर क्या होता है, फिर इंक्रीज होता है, इंक्रीज एंड डिक्रीज होता है विद द प्रेजेंट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो इसके ऊपर मेसोस्फीयर के ऊपर जो है जो दूसरा ट्रांजेक्शन पार्ट है दैट इज योर मेसोपास। उसके बाद इसके ऊपर जो है थर्मोस्फीयर आता है, जिसमें आपका आइनोस्फीयर भी आता है। इसका एक्सटेंशन जो है 18 किलोमीटर टू 400 किलोमीटर है। टेम्परेचर जो है यहाँ पे शार्पली राइज होता है अप टू 1500 डिग्री सेल्सियस। हमें ये तो ऑब्जर्व तो होता है 15, लेकिन उतना फील नहीं होता है, राइट। प्रेजेंस ऑफ आयंस रिफ्लेक्ट्स रेडियो वेव्स। यहाँ पे जो है इस आइनोस्फीयर में जो है आपके आयंस प्रेजेंट होती हैं और यहाँ से जो है रेडियो वेव्स आपकी रिफ्लेक्ट होती हैं। एड्स लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन, जो हमें कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा मदद करती हैं, ठीक है। उसके बाद अरोराज जो है ये जो है इनको नॉर्थन सॉदर्न लाइट्स भी बोला जाता है। ये आपके जो है ये बनते हैं आपके डिस्टर्बेंस बाय द मैग्नेटोस्फीयर,
मैग्नेटोस्फीयर में आपकी डिस्टर्बेंस आती है, जिसकी वजह से वहाँ डिस्टर्बेंस के बाद जो है जो आपकी सोलर विंड्स है वो बहुत ही ज़्यादा तेज चलती हैं और इनको जो है ये कहीं ना कहीं नीचे की तरह लाते हैं। नॉर्दर्न और साउदर्न पोल में हमें ये देखने को मिलते हैं, राइट। उसके बाद एक्सोस्फीयर की हम बात करें तो एक्सोस्फीयर का एक्सटेंशन जो है 400 किलोमीटर और इससे बयान है। इसके ऊपर वेरी थिन लेयर्स, ये जो है यहाँ से फिर जो है इंसान सीधे जो है आउटर स्पेस में चला जाता है। यहाँ पे क्या है, इट कंटेंट्स लाइट गैसेस, हाइड्रोजन एंड हीलियम जो है यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। और ये कहीं ना कहीं सैटेलाइट्स ऑर्बिट भी हमारा इसके ऊपर जो है देखने को मिलता है। इंपॉर्टेंस ऑफ ईच लेयर्स की हम बात करें तो हमने पहले ही देखा कि ट्रोपोस्फीयर जो है इट इज ये जो है इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द वेदर फिनोमेना, ठीक है। उसके बाद ऑक्सीजन हमें देता है। स्ट्रेटोस्फीयर में हमने देखा कि वी हैव प्रेजेंट द ओजोन लेयर देयर, जो हमें प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन विच इज कमिंग डायरेक्टली फ्रॉम द सन, राइट। और उसके बाद जो है एयरक्राफ्ट जो आपके वो फ्लाई करते हैं यहाँ पे। मेसोस्फीयर की बात करें तो ये जो है हमें इट इज एडिंग इन बर्निंग ऑफ द मीटियोर्स, राइट। लीस्ट स्टडी जो है इसमें उतना ज़्यादा इसके बारे में स्टडी नहीं किया। उसके बाद थर्मोस्फीयर की हम बात करें तो यहाँ पे अरोराज, रेडियो कम्युनिकेशन की जैसे चीज़ें हमें देखने को मिलती है। एक्सोस्फीयर की बात करें तो यहाँ पे एक आपका सैटेलाइट ऑर्बिट है, ट्रांजिशन टू स्पेस, तो ये जो है एक ब्रिज का काम करता है बिटवीन द आउटर स्पेस और आपका एटमॉस्फेयर। तो ये चीज़ें इसके रिगार्डिंग थी। अब हम थोड़ा की एलिमेंट्स के बारे में और इनकी एप्लीकेशन के बारे में देखें। ग्रीन हाउस इफेक्ट में हम देखें कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स ये जो है अर्थ की हीट को ट्रैप करते हैं, राइट, ट्रोपोस्फेयर के अंदर। ओजोन होल जो है ये ओजोन होल जो है मतलब ये जो है डिप्लीट होता है, ओजोन जो गैस है वो डिप्लीट होती है ड्यू टू द क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। तो ये जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ओजोन जो लेयर आपकी है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वाई, बिकॉज इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, राइट। उसके बाद अरोरा बोरेलिस, ये जो है हमें पार्टिकुलर रीजन में जो है पोलर रीजन में ज़्यादातर देखने को मिलते हैं, राइट, थर्मोस्फीयर के अंदर। वेदर बैलून की हम बात करें तो ये जो आपके स्ट्रेटोस्फीयर में रिलीज किए जाते हैं, इसके रिगार्डिंग एक इक्विपमेंट जो है इसके साथ रखा जाता है जिसको हम रेडियो नस्बी बोलते हैं, जो हमें इंफॉर्मेशन देते हैं किसके बारे में, ब्रॉडकास्टिंग, फोरकास्टिंग, वेदर फोरकास्टिंग के बारे में हमें जानकारी देते हैं। नेमोनिक टू रिमेंबर, अगर हमने लेयर को याद रखना है फ्रॉम बॉटम टू टॉप तो हम इसे ऐसे भी याद रखते हैं। द स्मार्ट मैन टेक्स एग्जाम, टी से ट्रोपोस्फीयर, एस से स्ट्रेटोस्फीयर, एम से मेसोस्फीयर, टी से थर्मोस्फीयर एंड ई से एक्सोस्फीयर। सो ये जो है कुछ डायग्राम इसके रिगार्डिंग है। दिस इज ये जो है इधर लेफ्ट साइड वाली जो है आपकी कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर की है और दूसरी वो जो है आपकी स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर की है कि पहला स्ट्रक्चर ट्रोपोस्फीयर, ट्रोपोपास, मेसोस्फीयर, मेसोपास, इस किस्म की चीज़ें ऊपर की तरह चली जाती हैं। अब हमारे पास कुछ एमसीक्यूज हैं विच आर वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज इस टॉपिक के रिगार्डिंग। सबसे पहला एमसीक्यू जो है हमारा, व्हाट इज द मोस्ट अबंडेंट गैस इन द अर्थ एटमॉस्फेयर बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम के हिसाब से देखें तो हमारे पास नाइट्रोजन सबसे ज्यादा है विच इज अराउंड 78%, राइट। उसके बाद ऑक्सीजन की बात आई तो ऑक्सीजन जो है हमारा सेकंड नंबर पे है, इट कंसिस्ट 21%। दूसरा हमारे पास जो है दूसरा एमसीक्यूज, विच गैस इज प्राइमरली रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑब्जर्विंग अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इन द स्ट्रेटोस्फीयर, दैट इज ओजोन, ठीक, O3। ये जो है स्ट्रेटोस्फीयर में होती है और इट ऑब्जर्व द अल्ट्रावायलेट हार्मफुल रेडिएशन, राइट, और अर्थ को जो है इनसे इस रेडिएशन से बचाती है। तीसरा एमसीक्यू जो है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग एटमॉस्फेरिक लेयर इज क्लोजेस्ट टू द अर्थ सरफेस। सबसे क्लोजेस्ट कौन है, दैट इज योर ट्रोपोस्फीयर। ट्रोपोस्फीयर सबसे पहली है, राइट। उसके बाद इन विच लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर डू जेट प्लेन यूजुअली फ्लाई, तो ये हमने देखा स्ट्रेटोस्फीयर में, राइट। स्ट्रेटोस्फीयर में ज्यादातर क्या करते हैं आपके जेट फ्लाई करते हैं, वाई, बिकॉज यहाँ पे जो है आपकी एयर जो है क्या रहती है, स्टेबल एंड कॉम रहती है। विच लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर एक्सपीरियंस अ डिक्रीज इन टेम्परेचर विद इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड, तो हमने देखा था ट्रोपोस्फीयर में जो ही हम ऊपर की तरह जाते हैं तो टेम्परेचर स्टार्ट्स डिक्रीजिंग, राइट। इसको लैप्स रेट भी बोला जाता है। कितना जो है 6.5 डिग्री सेल्सियस जो है पर 1000 मीटर जो है ये आपका डिक्रीज होता है। उसके बाद सिक्स्थ वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वेरिएबल कंपोनेंट ऑफ द एटमॉस्फेयर। वेरिएबल कंपोनेंट कौन सा होगा इसमें, वाटर वेपर, जो है क्या होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं। परमानेंट हमने देखा था और वेरिएबल्स कंपोनेंट हमने देखे थे। विच एटमॉस्फेरिक लेयर कंटेन द मैक्सिमम कंसेंट्रेशन ऑफ ओजोन, ज्यादा से ज्यादा कहां पे है, स्ट्रेटोस्फीयर में, राइट। ये हमें वहीं पे देखने को मिलता है। विच इज द कोल्डेस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, सबसे कोल्डेस्ट दैट इज मेसोस्फीयर, वहां पे हमने देखा था -90 डिग्री सेल्सियस जो है टेम्परेचर ऑब्जर्व किया जाता है मेजर। विच लेयर इज कैरेक्टराइज्ड बाय हाई टेम्परेचर बट लो हीट, हमने देखा था थर्मोस्फीयर में आपका मोरलेस 1500 डिग्री सेल्सियस जो है टेम्परेचर रहता है बट
ड्यू टू द वेरी थिन एयर द एक्चुअल हीट एनर्जी ट्रांसफर इन मिनिमल, हमें उतना ज़्यादा जो है उसमें फील नहीं होता है। टेम्परेचर राइज होता है लेकिन आपकी लेयर जो है बहुत ज़्यादा थिन होती है, जिसकी वजह से हीट जो है उतनी ज़्यादा ट्रांसफ़र नहीं होती है, और उस हिसाब से जो है हमें इतना ज़्यादा डिग्री सेल्सियस जो है फील नहीं होता है। व्हाट इज़ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर फ्रॉम लोवेस्ट टू हाईएस्ट? सबसे पहले ट्रोपोस्फियर, उसके बाद स्ट्रेटोस्फियर, उसके बाद मेसोस्फियर, उसके बाद थर्मोस्फियर और उसके बाद एक्सोस्फियर। मीन्स बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, राइट। सो ये जो है ये चीज़ें जो हमने समझी, इट वाज रिगार्डिंग द एटमॉस्फेयर कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर, राइट। सो ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसके साथ साथ जो आपके एमसीक्यूज इसके एंड पे हैं वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको समझ आएगा इससे, राइट। सो थैंक यू सो मच।